कल्पना कीजिए, कंक्रीट की मोटी दीवार, 24 घंटे का कड़ा पहरा, हर तरफ मेटल डिटेक्टर, और हाथ में क्या है? सिर्फ एक टूथपेस्ट का खाली ट्यूब और एक छोटा सा पेच। बिल्कुल, मतलब कोई भी आम इंसान तो यही सोचेगा कि इस जुगाड़ से किसी हाई सिक्योरिटी जेल से बाहर निकलना तो नामुमकिन है ना? एकदम नामुमकिन लगेगा किसी को भी। हाँ, लेकिन टिम और मॉर्गन नाम के दो कैदियों ने ठीक इसी इम्पॉसिबल जुगाड़ से न्यूयॉर्क की अल्मीरा कलेक्शन सेंट्रल जेल को तोड़ दिया। सही कहा। और आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा मिशन सिर्फ कोई टिपिकल एक्शन कहानी सुनाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारे पास जो स्रोत और रिपोर्ट्स हैं, उनके आधार पर आज हम उस खौफनाक सच पर बात करेंगे कि आखिर क्यों महीनों के इतनी शानदार माइक्रो प्लानिंग के बावजूद बाहर की खुली हवा में सांस लेने के महज 73 घंटे बाद ही, हाँ, सिर्फ 3 दिन बाद, उनकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। असल में होता क्या है ना, हम अक्सर उस एग्जिट पॉइंट को ही जीत मान लेते हैं जहाँ कैदी दीवार फांद कर बाहर कूदता है। हाँ, फिल्मों में तो वहीं स्क्रीन काली हो जाती है। बिल्कुल, फिल्मों में वहीं हैप्पी एंडिंग हो जाती है, लेकिन असली दुनिया की जो अनिश्चितता है वो उस पल से शुरू होती है जब आपके पास कोई लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं होती। सही बात है। एक बंद हाई सिक्योरिटी सिस्टम को चकमा देना एक बिल्कुल अलग स्किल है, और एक खुली बिना नियमों वाली दुनिया में सर्वाइव करना एकदम अलग। टिम और मॉर्गन का जो एक केस है, ये इस बात की एक बहुत बड़ी केस स्टडी है कि कैसे सुनियोजित अपराध भी अक्सर इंसानी मनोविज्ञान और पैनिक के आगे घुटने टेक देता है। तो चलिए इस पूरी टाइमलाइन को खोलते हैं, क्योंकि इन दोनों किरदारों का बैकग्राउंड समझे बिना हम इनके दिमाग को नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ, शुरुआत टिम से करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टिम की। टिम कोई पेशेवर मास्टरमाइंड नहीं था। वो एक गांव का रहने वाला बस एक आम चोर था। एक रात वो चोरी करने के इरादे से एक घर में घुसा, लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। घबराहट और हाथापाई में उससे उस घर की महिला का मर्डर हो गया। और इसी अनजाने लेकिन जघन्य अपराध के लिए उसे 35 साल की सजा मिली। जी, और दूसरी तरफ था मॉर्गन, जिसने एक टैक्सी ड्राइवर की बेरहमी से हत्या की थी, और वो 25 साल की सजा काट रहा था। दोनों का बैकग्राउंड काफी हिंसक रहा है। हाँ, और इन दोनों की मुलाकात होती है जेल के प्लेग्राउंड में। अब यहाँ मुझे एक बात खटकती है। सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई आम दोस्ती तो बिल्कुल नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब टिम का सेल ग्राउंड फ्लोर पर था, जहाँ से भागना नामुमकिन था, और मॉर्गन का सेल टॉप फ्लोर में था, F ब्लॉक में, ठीक छत के नीचे। एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने। तो ये तो जेल के अंदर एक तरह का कॉर्पोरेट मर्जर चल रहा था, जहाँ भावनाएं नहीं, सिर्फ फायदे देखे जा रहे थे। मैं तो इसे एक सर्वाइवल एग्रीमेंट कहना ज्यादा सटीक मानूंगा। सर्वाइवल एग्रीमेंट? अच्छा, हाँ। देखिए, टिम की मानसिक स्थिति उस वक्त एक प्रेशर कुकर जैसी थी। एक तरफ मर्डर का भयानक पछतावा और दूसरी तरफ अपनी खोई हुई आजादी की तड़प। जब उसकी जमानत यानी बेल की अर्जियां बार बार खारिज होने लगीं, तो उस हताशा ने उसे सिस्टम को हैक करने पर मजबूर कर दिया। मतलब उसने हार नहीं मानी? नहीं, लेकिन टिम ने कोई आक्रामकता भी नहीं दिखाई। इसके बजाय उसने एक आदर्श कैदी का चोला पहन लिया। उसने गार्ड्स की हर बात मानी, नियमों का पालन किया। लेकिन मैं बता दूं कि ये कोई हृदय परिवर्तन नहीं था। ये सिर्फ सिक्योरिटी के रडार से बाहर रहने की एक बेहद सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल थी। मतलब वो गार्ड्स को ये यकीन दिला रहा था कि मैं तो सुधर गया हूँ, मुझ पे नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और इसी गुड बिहेवियर का फायदा उठाकर उसने अपना ट्रांसफर मॉर्गन के सेल में यानी F ब्लॉक में करवा लिया। वाओ, तो मॉर्गन को एक ऐसा इंसान मिल गया जिसके पास जेल तोड़ने का मास्टर प्लान था, और टिम को वो लोकेशन मिल गई जहां से छत तक पहुंचा जा सकता था। लगती थी अल्मीरा जेल की सिक्योरिटी। हाँ, सेंट्रल गेट पर 24 घंटे गार्ड्स का पहरा था, और हर आने जाने वाले कैदी को मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना पड़ता था। बिना औजारों के कंक्रीट कैसे कटता? और यहीं पर टिम ने तकनीक को नहीं बल्कि गार्ड्स के मनोविज्ञान को मैनिपुलेट किया। और ये हिसाब तो मतलब सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। स्रोतों के अनुसार टिम एक बेहतरीन आर्टिस्ट था। हाँ, वो पेंटिंग करता था। उसने वर्कशॉप में काम करते हुए वहां से 3 छोटे स्क्रूज निकाले और उन्हें अपने पेट पर टेप से चिपका लिया। अब उसे सेंट्रल गेट पार करना था। उसे पता था कि गेट पर जो गार्ड खड़ा है वो उसका दोस्त बन चुका है,
तो टिम ने अपनी बनाई हुई एक शानदार पेंटिंग ली और गेट पर पहुंचते ही वो पेंटिंग गार्ड के हाथ में थमा दी। और गार्ड उस आर्टवर्क को देखने में इतना मग्न हो गया कि उसने टिम की बॉडी चेकिंग ही नहीं की। मतलब उसने इंसान की आदतों और दोस्ती का फायदा उठाया। देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि टिम ने गार्ड के आलस और उसके भरोसे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। एक और घटना देखिए। एक बार टिम को एक छोटी सी आरी, जिसे हैक्सॉ कहते हैं, वो छुपानी थी। अच्छा। उसने तंबाकू का एक पैकेट खोला, आरी को उसके अंदर डाला और पैकेट वापस फोल्ड कर दिया। बाप रे। और जब वो चेकिंग के लिए गार्ड के पास पहुंचा तो उसने खुद ही वो तंबाकू का खुला पैकेट गार्ड के हाथों में दे दिया। गार्ड ने देखा कि पैकेट खुला है, उसमें तंबाकू दिख रहा है, और उसने बिना गहराई से टटोले उसे वापस कर दिया। लेकिन एक सवाल है, मेटल डिटेक्टर को कोई बातों में कैसे उलझा सकता है? मशीन तो मशीन है, वो तो पेंटिंग या तंबाकू देखकर नहीं रुकेगी। हाँ, मशीन है, लेकिन उसे चलाने वाला और उसके अलार्म पे रिएक्ट करने वाला तो एक इंसान ही है ना। सही बात है। टिम ने मशीन को बाईपास नहीं किया, उसने उस पूरी प्रक्रिया को ही बाईपास कर दिया। वो कैसे? एक दिन जब सभी कैदियों की कतार में मेटल डिटेक्टर से चेकिंग हो रही थी, टिम की जेब में एक भारी हथौड़ा था। हरी? वो जानता था कि मशीन से गुजरते ही वो पकड़ा जाएगा, तो उसने लाइन के पास खड़े एक दूसरे गार्ड को देखा जो उसका परिचित था। टिम अचानक लाइन तोड़कर उस गार्ड के पास गया और उससे बस ऐसी कैजुअली बातें करने लगा। अच्छा, तो वो लाइन से बाहर आ गया? हाँ, और जब बाकी के सारे कैदी मशीन से गुजरकर अंदर चले गए तो उस गार्ड ने टिम से कह दिया, चलो ठीक है, तुम भी अंदर जाओ। और वो बिना मशीन से गुजरे अंदर चला गया? बिल्कुल, बिना मशीन से गुजरे हथौड़ा लेकर अंदर चला गया। रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया है ये। मतलब किसी भी हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच नहीं होती, बल्कि इंसानी जज्बात और लापरवाही होती है। एकदम सही। ये कैदी तो पुराना है, अच्छा है, इसे चेक करने की क्या जरूरत है? इसी एक सोच ने टिम और मॉर्गन के हाथ में वो सारे टूल्स पहुंचा दिए जो उन्हें चाहिए थे। और अब वो एफ ब्लॉक के टॉप फ्लोर वाले सेल में थे। उनके पास टूल्स आ चुके थे। अब शुरू होती है सेल के अंदर की इंजीनियरिंग, जो रातों रात नहीं हुई। ये महीनों चलने वाली एक बेहद धीमी, थका देने वाली और मानसिक रूप से तोड़ देने वाली प्रक्रिया थी। कल्पना कीजिए उस माहौल की। मतलब एक छोटा सा सेल जहां किसी भी वक्त कोई भी गार्ड गश्त लगाता हुआ आ सकता है। हाँ, कभी भी। उन्होंने काम शुरू किया दरवाजे के ठीक पीछे वाले कोने की सीलिंग पर, ताकि अगर कोई गार्ड अचानक दरवाजे की सलाखों से अंदर झांके भी तो उसे ऊपर का वो कोना नजर न आए। स्मार्ट मूव था। और आवाज को दबाने के लिए उन्होंने तौलिया और कपड़ों का इस्तेमाल किया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात उनकी जुगाड़ तकनीक है। उनके पास कोई भारी मशीनरी तो थी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक खराब हो चुके लोहे के हैंडल पर टेप लपेटकर उन्होंने उसे हथौड़े की तरह इस्तेमाल किया। एक लोहे के हैंडल और छोटे स्क्रू से कंक्रीट की दीवार को खुरचना ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और सोचिए, उस दौरान हर हथौड़े की चोट पर उनका जो तनाव रहा होगा वो कितना खौफनाक रहा होगा। बाप रे। हाँ, उस तनाव के साथ साथ उन्हें सबूत भी मिटाने थे। सीलिंग की खुदाई से जो मलबे की कंक्रीट और मिट्टी निकलती थी, अगर वो सेल में पड़ी रहे तो तुरंत पकड़े जाते। तो उन्होंने इस मिट्टी का क्या किया? वो हर रोज उस मिट्टी को अपने पानी पीने वाले ग्लास में भरते, उसे छुपाकर प्लेग्राउंड में ले जाते और वहां चुपचाप जमीन पर बिखेर देते। क्या बात कर रहे हैं, ग्लास में? हाँ, लेकिन इस स्लो ग्राइंड में सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब कंक्रीट के अंदर उन्हें एक मोटी लोहे की रॉड यानी रीबार मिली। अच्छा, तो अब उसे काटना जरूरी था? बिल्कुल। और उनके पास सिर्फ वो छोटी सी आरी थी जो टिम ने तंबाकू के पैकेट में स्मगल की थी। और यहीं पर वो मशहूर टूथपेस्ट वाला किस्सा आता है। मतलब उस नंगी आरी से लोहा काटना तो हाथों को लहूलुहान कर देता। एकदम खून निकल आता। टूथपेस्ट के खाली हैंडल को लिया, एक लाइटर से उस आरी को गर्म किया और उस गर्म लोहे को टूथपेस्ट के प्लास्टिक में पिघलाकर फिट कर दिया। हाँ। इस तरह उसने आरी के लिए एक कस्टम मेड ग्रिप तैयार कर ली। और ये सिर्फ एक एस्केप प्लान नहीं था, ये एक फुल स्केल कवर अप ऑपरेशन था। महीनों तक वो छत काटते रहे। अब सवाल था कि छत में हो रहे उन छेदों को गार्ड से कैसे छिपाया जाए। टिम ने फिर अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स का इस्तेमाल किया। चूंकि सेल की सीलिंग का रंग काला था, टिम ने अपनी पेंटिंग किट से काले रंग की शीट्स निकाली और बड़े ही सलीके से उन छेदों पर चिपका दी। वाओ! तो अंधेरे में किसी भी गार्ड को वो कागज छत का ही हिस्सा लगता था। बिल्कुल, कोई पहचान ही नहीं सकता था। महीनों तक एक ही छेद पर काम करना, अपने घबराहट को अंदर ही अंदर दबाए रखना और हर रोज गार्ड्स के सामने सामान्य दिखने का नाटक करना, यह किसी भी इंसान की मानसिक धैर्य की चरम परीक्षा है। लेकिन
इसी धैर्य के बीच एक खतरनाक चीज जन्म ले रही थी, जो था उनका अति आत्मविश्वास, यानी ओवर कॉन्फिडेंस। आप बिल्कुल उस मनोविज्ञान को पकड़ रही हैं। जब आप महीनों तक एक सिस्टम को बेवकूफ बनाते हैं तो आपके अंदर एक अहंकार आ जाता है। टिम और मॉर्गन को लगने लगा था कि वो जेल प्रशासन से ज्यादा होशियार है। उनका पूरा फोकस बस उस कंक्रीट की छत पर था। हाँ। और यही वो जगह थी जहां उनका ये अंधा आत्मविश्वास उनके लिए सबसे बड़ा गड्ढा खोद रहा था। और आखिरकार वो दिन आ गया, 4 जुलाई, अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। ये तारीख कोई इत्तेफाक नहीं थी, है ना? नहीं, रणनीतिक तौर पर ये एक मास्टर स्ट्रोक था। 4 जुलाई की रात अमेरिका में जश्न होता है। आसमान में पटाखों का भारी शोर होता है। जेल में भी हॉलिडे की वजह से स्टाफ और गार्ड्स की संख्या कम थी। टिम और मॉर्गन जानते थे कि कंक्रीट तोड़ने की उनकी आखिरी और सबसे जोरदार चोटों की आवाज उन पटाखों के शोर में आसानी से छिप जाएगी। रात के 10 बजे जब गार्ड्स अपनी आखिरी चेकिंग करके जा चुके थे, तब इन दोनों ने अपनी फाइनल एग्जीक्यूशन शुरू की। हाँ। अपने बिस्तरों पर उन्होंने अखबार, कपड़ों और चादरों से डमी बनाए, और इस डमी को असली दिखाने के लिए उन्होंने वो असली बाल लगाए जो उन्होंने जेल के सलून से महीनों से चुरा चुरा कर जमा किए थे। ताकि अगर कोई गार्ड अंधेरे में टॉर्च मारे तो उसे इंसान का सिर ही दिखे। बिल्कुल। इसके बाद उन्होंने अपने पूरे शरीर पर वैसलीन मला, ताकि सीलिंग के उस सकरे और खुरदुरे छेद से फिसल कर निकलने में शरीर फंसे नहीं और छिले नहीं। बाप रे, कितनी डिटेलिंग थी। हाँ। उस छेद से ऊपर चढ़े, वेंटिलेशन डक्ट में दाखिल हुए, डक्ट की जाली को काटा और आखिरकार जेल की खुली छत तक पहुंच गए। जरा सोचिए उस पल के बारे में। मतलब सालों बाद खुली रात का आसमान, ठंडी हवा, आजादी की महक। लेकिन ये जश्न मनाने का वक्त नहीं था। छत से जमीन तक का फासला 40 फीट का था। उन्होंने अपनी सेल की चादरों को फाड़कर जो लंबी रस्सी बनाई थी, उसे छत से बांधा, सीधे कंक्रीट की जमीन पर आ गिरा। उसके पैर और हाथ में गंभीर चोट आई। और यही इस कहानी का सबसे क्रिटिकल मनोवैज्ञानिक मोड़ आता है। नीचे टिम दर्द से तड़प रहा था और ऊपर छत पर खड़ा मॉर्गन उस 40 फीट के अंधेरे गड्ढे को देखकर पूरी तरह शून्य पड़ गया। मतलब वो डर गया। डर के मारे उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। उसने नीचे उतरने से साफ मना कर दिया। क्या बात करे, इतने करीब आकर। हाँ, टिम को नीचे से भारी दर्द में उसे मिन्नतें करनी पड़ी, उसे समझाना पड़ा। तब जाकर मॉर्गन कांपते हुए नीचे उतरा। यहाँ मुझे एक बड़ा सवाल नजर आता है। जब टिम नीचे गिर के दर्द में था और मॉर्गन डर के मारे जम गया था, तो क्या ये इस बात का पहला साफ संकेत नहीं था कि उन्होंने जेल की दीवारें तोड़ने की प्लानिंग तो बहुत बारीकी से की थी? बिल्कुल। लेकिन अपने अंदर के डर और इस बाहर की अनिश्चित दुनिया से निपटने का कोई प्लान उनके पास नहीं था। यही तो ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन यानी संस्थागत हो जाने का पहला लक्षण था जो मॉर्गन के बर्ताव में दिखा। जब इंसान सालों तक एक नियंत्रित माहौल में रहता है, जहां उसे पता होता है कि कब खाना है, कब सोना है, सब कुछ तय है, तो उसका दिमाग अचानक आए बदलावों को प्रोसेस नहीं कर पाता। सही कहा। उन्होंने औजार चुराने और डमी बनाने की प्रैक्टिस तो कर ली थी, लेकिन 40 फीट की ऊंचाई, अंधेरा, चोट का दर्द और पकड़े गए का खौफ, इन अनस्ट्रक्चर्ड भावनाओं को उन्होंने अपनी प्लानिंग में कहीं शामिल ही नहीं किया था। मतलब उनका दिमाग सिर्फ छत तक पहुंचने के लिए प्रोग्राम था, जमीन पर गिरने के बाद क्या होगा इसके लिए नहीं। बिल्कुल नहीं। और उनकी यही बिना एग्जिट स्ट्रैटेजी वाली हकीकत बाहर की दुनिया में आते ही एक बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़ी हो गई। अगली सुबह 6 बजे जब गार्ड्स कैदियों को उठाने गए और उन्होंने उन बालों वाले डमीज को देखा, तो पूरे अल्मीरा जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। और स्टेट प्रिजन कमिश्नर ने तुरंत एक बहुत बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन, जिसे मैनहंट कहते हैं, वो शुरू करवा दिया। पूरा जेल लॉकडाउन में चला गया। आसमान में हेलीकॉप्टर्स मंडराने लगे, सड़कों पर स्निफर डॉग्स छोड़ दिए गए और हर तरफ सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जाने लगी। पुलिस का पूरा सिस्टम एक झटके में सक्रिय हो गया। हाँ, बाहर की दुनिया में आते ही टिम और मॉर्गन का दिमाग कैसे ब्लैंक हो गया था, ये उनकी लगातार हो रही गलतियों से साफ दिखता है, जिन्हें हम टैक्टिकल फेलियर कह सकते हैं। पहली गलती देखिए, उन्होंने दिन के उजाले में रूट 17 जैसी बड़ी और व्यस्त हाईवे सड़क को पैदल पार करने का फैसला किया। कोई कवर नहीं, कोई छिपने की जगह नहीं। कोई भी सोचेगा कि कोई ऐसा क्यों कहेगा? क्योंकि जेल के अंदर रास्ते तय होते हैं। आपको सोचना नहीं पड़ता कि कहां से जाना सुरक्षित है। बाहर की दुनिया में उन्हें पता ही नहीं था कि रूट 17 पे चलना कितना खतरनाक हो सकता है। और नतीजा वही हुआ जिसका डर था। रेडियो पर उनके भागने की खबर फ्लैश हो रही थी। एक ट्रक ड्राइवर ने उन्हें उस सड़क को पार करते हुए देख लिया।
उनकी पहचान कर ली और पुलिस को टिप दे दी। बाप रे। अब पुलिस को यह पता चल गया था कि उन्हें पूरे शहर में नहीं बल्कि सिर्फ उस जंगल और हाईवे के आसपास के इलाके में खोजना है। और टिम का घायल पैर उनकी स्पीड को लगातार धीमा कर रहा था। वो पुलिस से बचने के लिए खाली ट्रक में जाके छिप गए। ये शायद उनका पहला सही फैसला था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने ऊपर हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनी, उनकी हवा टाइट हो गई। वो पैनिक कर गए और उस सुरक्षित ट्रक से बाहर निकल के भागने लगे। देखिए, पैनिक ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। बाहर की दुनिया में पुलिस सिस्टम से बचना वो स्क्रू से दीवार खुरचने जैसा नहीं है। सही बात है, यहाँ हर पल हालात बदलते हैं। बिल्कुल। उनके पास ट्रांसपोर्टेशन का कोई प्लान नहीं था। जंगल से निकलकर वो एक पार्किंग लॉट में पहुंचे और वहां खड़ी एक सफेद वैन को चुराने की कोशिश करने लगे। ये उनकी सबसे बड़ी वैचारिक गलती थी। वो भूल गए थे कि जेल में निजी संपत्ति या प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन बाहर की दुनिया में लोग अपनी गाड़ियों पर नजर रखते हैं। हाँ, और शायद वैन के मालिक ने उन्हें देख लिया। बिल्कुल, वैन के मालिक ने उन्हें गाड़ी चुराते हुए अपनी आंखों से देख लिया और तुरंत पुलिस को फोन घुमा दिया। और इस पूरी महाकाव्य जैसी लगने वाली जेल ब्रेक का अंत इतना साधारण और बिना किसी ड्रामे के हुआ कि यकीन नहीं होता। शाम के 7 बज रहे थे। एक ऑफ ड्यूटी पुलिस वाला अपनी शिफ्ट खत्म करके अपनी गाड़ी से घर जा रहा था। उसने अपने रेडियो पर सफेद वैन के चोरी होने की खबर सुनी। अच्छा। मतलब भागने के महज 3 दिन बाद, यानी 73 घंटे बाद, भारी पुलिस बल ने उस सिग्नल पर उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस ने गन पॉइंट पर उन्हें सरेंडर करने को कहा। टिम और मॉर्गन इतने थके हुए, डरे हुए और पैनिक में थे कि उन्होंने भागने या मुकाबला करने की कोई कोशिश ही नहीं की। उनके पास सरेंडर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। कोई विकल्प नहीं था। महीनों की माइक्रो प्लानिंग, टूथपेस्ट से लोहा काटना, 40 फीट से कूदना और अंत कहाँ हुआ? एक ट्रैफिक सिग्नल पर। इसके परिणाम उनके लिए बहुत भयंकर रहे। दोनों को अलग अलग हाई सिक्योरिटी जेलों में भेज दिया गया। उनके पैरोल पर बाहर आने की जो थोड़ी बहुत संभावना बची थी, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। और उनकी सजा कई साल और बढ़ा दी गई। तो अगर हम इन सारे स्रोतों और घटनाओं का निचोड़ निकालें, तो क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष सिर्फ इतना सा है कि टिम और मॉर्गन बेहतरीन टेक्नीशियन थे। वो एक पेंच और टूथपेस्ट के सहारे कंक्रीट की छत फाड़ सकते थे, गार्ड्स को बेवकूफ बना सकते थे। लेकिन वो रणनीतिकार यानी स्ट्रैटेजिस्ट्स नहीं थे। उनका सारा फोकस बस उसे एक बाधा पर था, जेल की दीवार। उसके पार की दुनिया उनके लिए एक ब्लैंक स्क्रीन थी। उनके पास ये तो प्लान था कि जेल से बाहर कैसे निकलना है, लेकिन ये प्लान नहीं था कि बाहर निकलने के बाद क्या करना है। अगर देखा जाए तो ये जो कहानी है ये आम जिंदगी से भी काफी मेल खाती है। हाँ बिल्कुल। अक्सर लोग किसी एक बड़े प्रोजेक्ट, किसी टफ एग्जाम या किसी खास रिश्ते को पाने में अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी ताकत लगा लेते हैं। लोग महीनों माइक्रो प्लानिंग करते हैं, लेकिन हम ये सोचना भूल जाते हैं कि जब हम उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे तो उसके बाद क्या, उसके बाद की हकीकत को कैसे जिएंगे। ये इंसानी फितरत है। हम अक्सर प्रक्रिया से इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि परिणाम के बाद की असल जिंदगी के लिए खुद को तैयार ही नहीं करते। सही कहा आपने। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरे विचार के साथ इस एपिसोड, मेरा मतलब है इस चर्चा को विराम देना चाहूंगी। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद एक सवाल जो मन में उठता है वो ये है, क्या ऐसा हो सकता है कि इतने सालों तक जेल के एक नियंत्रित माहौल में रहने के कारण इंसान का दिमाग वास्तविक और अनिश्चित दुनिया के लिए योजना बनाने की क्षमता ही खो देता है? बहुत गहरा सवाल है ये। क्या ऐसा हो सकता है कि जेल की लोहे की सलाखें टूटने से बहुत पहले ही कैदी के दिमाग के अंदर एक ऐसी अदृश्य दीवार बन जाती है जो उसे बाहर की खुली दुनिया में सरवाइव ही नहीं करने देती? सोचिए इसके बारे में। वो भागने की परफेक्ट स्क्रिप्ट तो लिख लेते हैं, लेकिन जब जिंदगी बिना स्क्रिप्ट के उनके सामने आती है तो वो जम जाते हैं। जैसे कोई फिल्म खत्म होने के बाद किरदारों को समझ ही ना आए कि अब उन्हें जाना कहाँ है। इस विचार पर गौर जरूर कीजिएगा।